गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज का यह दूसरा वीडियो सेशन होगा। इसके पिछले वाले पहले वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्रांतिकारियों की भूमिका पर चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उदारवादियों को लेकर चलेंगे। जो टॉपिक इस वीडियो सेशन में चर्चा करना है तो वो सबसे पहले हम लेके चलेंगे उदारवादियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वन लाइनर आप इनको समझिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे है ना, वन लाइनर के रूप में वो काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे कि उदारवादियों में जो मुख्य नेता थे उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिए गए, उनका क्या नारा था। तो एक तरह से दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा इस वीडियो सेशन में वो होगा स्टेटमेंट, कथन अथवा नारा, आप उसको जो समझें, कथन या नारा जैसा, इसमें हम लोग बात देखेंगे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये लगभग सभी तरह के जीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पुस्तक और पत्रिका के बारे में। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा पुस्तक और पत्रिका, ठीक है ना, जो कि उस समय निकलते थे। इसके बाद चौथा में हम लोग चौथे पॉइंट पर आएंगे कि किस उदारवादी नेता को या किस नेता को या किस राष्ट्रवादी नेता को और क्या क्या नाम दिया गया, तो थोड़ा सा उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात जानेंगे नेम को लेकर के, ठीक है ना, उनके उपनाम उनको क्या क्या दिए गए, किस नेता को क्या क्या कहा गया। और जो पांचवा जो चीज हम लोग देखेंगे और अंतिम चीज इस वीडियो सेशन का होगा वो संस्था होगा जो कि इन राष्ट्रवादी नेताओं ने संस्था को स्थापित किया। तो आज का हमारा वीडियो सेशन स्टार्ट होता है अपने महत्वपूर्ण तथ्य से, ठीक है ना। ये तथ्य आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य से। हमारा टॉपिक नंबर 1, चलिए तो महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य है इनको लेकर के। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो रैंडम वे में दिए गए, मतलब सिलसिलेवार तरीके से तो नहीं है, लेकिन महत्व के कैटेगरी से लिए गए, यानी कि जो महत्वपूर्ण बात है उनको पहले रखा गया है और उनसे कम महत्वपूर्ण बात को ना बाद में रखा गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं कि उस समय उदारवादी नेता में कौन कौन से नेता प्रमुख थे, ठीक है ना, जिनको हम उदारवादी नेता के रूप में जानते हैं। उस समय दो तरह के समूह थे लोगों के, एक थे गरम दल और एक थे नरम दल। नरम दल वाले जो लोग थे वो बातचीत से, प्रार्थना से, पेटिशन से, संवैधानिक तरीका से वो सफलता मतलब कि स्वतंत्रता पाना चाहते थे, जबकि जो गरम दल वाले नेता थे वो हिंसा में ज्यादा विश्वास करते थे। तो उदारवादी दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे, पहले महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है ना। प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन थे इस समय, प्रमुख उदारवादी नेता को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से लोगों को उदारवादी कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें सबसे प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी जी, सेकंड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेक्स्ट आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले, चौथे थे फिरोज शाह, ठीक है ना, और इसके बाद थे दिनासा वाचा। फिरोज शाह मेहता, आप इसको समझे, पूरा नाम इनका फिरोज शाह मेहता है, और इसके बाद है दिनसा वाचा, ठीक है ना। ये शुरुआती उदारवादी नेता थे, ये शुरू के उदारवादी नेता थे। इनका जो प्रभाव काल है ना 1905 के आसपास में काफी रहा है, यानी कि 1905 से लेके 1919 तक में इनका प्रभाव ज्यादातर रहा है। 1919 से फिर गांधी युग की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख उदारवादी नेता थे। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और दिनासा वाचा थे, ठीक है ना। ये ज्यादातर बातों को संवैधानिक तरीका से लेना चाहते थे, ठीक है ना, और अहिंसक तरीके से है ना वो स्वतंत्रता प्राप्ति में विश्वास करते थे। चलिए ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में महत्वपूर्ण बात देख लिया जाए। देखिए जो दादा भाई नौरोजी थे है ना, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, यानी कि धन का बहिर्गमन भारत से कैसे
पैसा उठ करके इंग्लैंड जाता था, इस चीज को दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले उठाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि है ना, धन के बहिर्गमन, आप ऐसे समझिए, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, ठीक है ना, दादा भाई नेहरूजी ने दिया, नेहरूजी ने दिया, ठीक है ना। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ये दादा भाई नेहरूजी, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दादा भाई नेहरूजी थे। चलिए हम आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए इसमें एक प्रमुख नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के ना ये राजनीतिक गुरु समझे जाते हैं। तो गांधी जी के, आप इसको ऐसे समझे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है ना, इनको गांधी का गुरु समझा जाता है। अब ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए रनाडे, इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझिए, गोविंद रनाडे, ठीक है ना। तो गोविंद रनाडे, इसको पूरा हम ऐसे लिख भी सकते हैं या यहां से भी क्लियर है। रनाडे को गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु समझा जाता है, का गुरु समझा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, जीएम रनाडे। चलिए हम लोग बात को हम आगे लेके चलते, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को लेके चलते हैं। देखिए आसफ अली, है ना, ये पहले भारतीय थे जो कि अमेरिका में भारतीय राजदूत थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आसफ अली, आसफ अली, है ना, पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे जो अमेरिका में, ठीक है ना, जो अमेरिका में भारतीय राजदूत थे, भारतीय राजदूत थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। देखिए चाहे परीक्षा जिस लेवल का हो, महात्मा गांधी से सवाल नहीं आए ये थोड़ा सा हो नहीं सकता है। तो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, वो बैंक वो रेलवे का एग्जाम हो, वो कमीशन का एग्जाम हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर से रिलेटेड सवाल जरूर और जरूर पूछे जाते हैं, वो चाहे जिस रूप में पूछा जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी को किसने क्या कहा, ठीक है ना। देखिए महात्मा गांधी को महात्मा शब्द किसने दिया, महात्मा शब्द, ठीक है ना, गांधी जी को, गांधी जी को, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। चलिए एक तो महात्मा गांधी में जो महात्मा जो शब्द है ना, ये किसका देन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का देन है। हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए अब हम ये देखेंगे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, आप ऐसे समझिए राष्ट्रपिता, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस का यह दिया हुआ है, ये जो राष्ट्रपिता का जो टैग है ना, ये सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए गांधी जी के बारे में कुछ और बात देख लेते हैं। चलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि मलंग बाबा, गांधी का एक नाम और है मलंग बाबा। मलंग बाबा, है ना, ये नाम किसने दिया था, गांधी को ये नाम दिया गया था मलंग बाबा, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबालियों द्वारा, है ना, नॉर्थ वेस्ट, इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबाइलियों द्वारा, ठीक है ना, इनको क्या कहा गया, मलंग बाबा कहा गया। चलिए भारतीय फकीर किसने कहा, गांधी को, है ना, गांधी जी को, गांधी जी को भारतीय फकीर, ठीक है ना, किसने कहा, तो ये भारतीय फकीर कहने वाले थे विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसको शॉर्ट में आप केवल चर्चिल भी समझ सकते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, है ना। 2-3 कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसको समझिए। सेल्फ रिलायंस, आप ऐसा समझिए, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, या इसको आप ऐसे समझिए, या आत्मशक्ति,
ठीक है ना, सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति, ठीक है ना, आत्मशक्ति की अवधारणा, सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति की अवधारणा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए अब हम बात को आगे लेके चलते, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझिए, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान, आत्मशक्ति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, अब तक तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि आत्मशक्ति, ठीक है ना, आत्मशक्ति की अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे स्वतंत्रता संग्राम के समय में, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जबकि जो सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान कहिए इसको देने वाले, है ना, वो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्म, आप ऐसे समझिए, आत्मसम्मान, ठीक है ना, का अवधारणा की अवधारणा, है ना, विवेकानंद ने दिया था, विवेकानंद ने दिया था। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से ये जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है ना, और ये कई बार ये सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए देखिए अब हम आगे चलते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, चलिए सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल, है ना, कब किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। सर्वप्रथम आप ऐसा समझिए, गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है ना, आंदोलन के दौरान सॉरी आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, चलिए भूख हड़ताल को सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया, ठीक है ना, सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। चलिए ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब हम आगे लाइन को लेके चलते हैं। अगली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जब जालियांवाला बाग आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। और जालियांवाला बाग से संबंधित आप ऐसे समझिए कि सवाल जरूर और जरूर आते हैं, जालियांवाला बाग से संबंधित सवाल जरूर और जरूर आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि जालियांवाला बाग से रिलेटेड सवाल ना हो। जालियांवाला बाग, ठीक है ना, नरसंहार के विरोध में, चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, अपनी नाइटहुड, है ना, उपाधि का नाम है नाइटहुड, बहुत इंपॉर्टेंट ये उपाधि था, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, और ये बात कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग आगे लाइन को लेके चलते हैं। जो CF एंड्रयूज, है ना, CF जो एंड्रयूज, भले इंग्लिश मैन थे या अंग्रेज थे, लेकिन इन्होंने ना भारतीयों के पक्ष में काम किया था। CF एंड्रयूज ने, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता कहिए इसको, छुआछूत, ठीक है ना, अस्पृश्यता, है ना, इसको अगर अंग्रेजी में कहे तो अनटचेबिलिटी, अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कहेंगे अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, के दूर करने के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है ना, को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ऐसे समझिए। चलिए हम आगे की बात लेके चलते हैं। देखिए विनोबा भावे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विनोबा भावे बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है ना, क्रांतिकारियों के, राष्ट्रवादियों के नाम में विनोबा भावे एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, विनोबा भावे, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है ना, ये व्यक्तिगत आंदोलन चलाने वाले थे। तो विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें, है ना, जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना,
जो व्यक्तिगत आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए थे, व्यक्तिगत ठीक है ना, आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें व्यक्तिगत आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तार किया गया था। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। सबसे कम उम्र में, ठीक ना, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का जो रिकॉर्ड है वो है अबुल कलाम आजाद के पास, ठीक है ना। अब्दुल कलाम आजाद ये पहले व्यक्ति थे जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी बने स्वतंत्र भारत में। तो अब्दुल कलाम के पास दो रिकॉर्ड है। अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र ठीक है ना, अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। इनके नाम दो रिकॉर्ड है, एक तो ये सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे और दूसरा रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में, आप ऐसा समझिए, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए ये तो अब्दुल कलाम आजाद के पक्ष में ये दो रिकॉर्ड है। चलिए अब थोड़ा एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, ठीक है ना, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के से जुड़ी हुई कार्य के लिए वो भारत में आई थी। फिर भारत के वो आंदोलन में वो शामिल हो गई। तो एनी बेसेंट इनका मूल जो देश क्या था, आयरलैंड था। एनी जो बेसेंट है, ठीक है ना, एक आयरिश महिला थी, ये भारतीय महिला नहीं थी, आयरिश महिला थी, ठीक है ना। चलिए और प्रथम महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। ये है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, आप ऐसे समझिए। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिएगा इन्होंने भारत में 1916 में, इन्होंने का मतलब क्यों, कौन, एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट भारत में 1916 में, ठीक है ना, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अपना मुख्यालय इन्होंने कहां रखा, अपना मुख्यालय इन्होंने अडयार में रखा, ठीक है ना। इनका हेडक्वार्टर कहां था, इनका हेडक्वार्टर था अडयार, ठीक है ना, ये तमिलनाडु में है, मद्रास के पास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विनोबा भावे के बारे में तो अभी बात हुआ था कि ये व्यक्तिगत आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद ठीक है ना, विनोबा भावे ने ठीक है ना, भूदान एवं सर्वोदय, ये दो आंदोलन बहुत फेमस है इनके द्वारा चलाया हुआ। एक भूदान इसको समझिएगा, भूदान एवं सर्वोदय आंदोलन चलाया, सर्वोदय आंदोलन चलाया। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, आजादी के समय, है ना, भारतीय आईएनसी मतलब कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी, ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है, कई बार ये पूछा गया है। स्वतंत्रता के समय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, के अध्यक्ष कौन थे, के अध्यक्ष जेबी, ठीक है ना, कौन थे, जेबी कृपलानी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। अपने मतलब इस तरह के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चित्तरंजन दास, है ना, एक प्रमुख न्यायविद थे, ठीक है ना। चित्तरंजन दास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, चित्तरंजन दास की क्या भूमिका है। चित्तरंजन दास एक न्यायविद थे,
है ना, उसको ज्यूरिस्ट कहिए, न्यायविद थे, ठीक है ना, जिन्होंने जिन्होंने ठीक है ना, अरविंद घोष, अरविंद घोष है ना का केस लड़ा था। जब अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में जब शामिल फंस गए थे, तब उनका केस किसने लड़ा था? चित्तरंजन दास ने। अरविंद घोष का केस है ना, जिन्होंने अरविंद घोष का केस लड़ा था, आप ऐसे समझिए। तो बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है ना, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ। अब हमारा जो दूसरा जो पॉइंट होगा जिस पर हम लोग बात करेंगे वो होगा स्टेटमेंट, ठीक है ना, किस तरह के लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। अब हमारा जो दूसरा बात करेंगे नारा कहिए, स्टेटमेंट कहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एक बार नहीं, इसे कई कई बार कई कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब हमारा जो फोकस होगा स्टेटमेंट की ओर होगा। दूसरा पॉइंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहिए या नारा कहिए, ठीक है ना, किन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट नंबर 2 को लेकर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं किसने क्या कहा, थोड़ा सा नारा के रूप में देखते हैं। आओ आओ, ठीक है ना, हम पुरुषों की तरह बोले, आओ हम पुरुषों की तरह बोले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको कहने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, इसको कहने वाले थे दादा भाई नौरोजी। अब हम पुरुषों की तरह बोले, पॉइंट 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है ना, ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये नारा दिया गया या बात कहा गया, सारे जहां से अच्छा, ठीक है ना, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था। चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए जन गण मन कहां से लिया गया है? ये जन गण मन जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब ये लिखा तो ये कहां से लिया गया? गीतांजलि, उनके बहुत प्रसिद्ध किताब गीतांजलि से लिया गया है। जन गण, ठीक है ना, जन गण मन अधिनायक, ठीक है ना, ठीक है ना, जय है, ठीक है ना, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, ये लिया गया था है ना रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि किताब से। ये गीतांजलि से लिया गया और इसके लेखक थे जो थे वो टैगोर थे। चलिए हम लोग कुछ और आगे की बात देखते हैं। नंबर 4 बहुत फेमस, ये समझिए कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब देश आजाद हुआ तो ये नेहरू द्वारा बोला गया बहुत ही फेमस ये वाक्य है। इसको सदी का सबसे फेमस वाक्य में से एक माना गया है। वो क्या है? वी हैव मेड, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना होगा, वी हैव मेड ए ट्रिस्ट, वी हैव मेड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी आप समझिए, ये जहां ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी है वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी उन्हीं का रिमार्क था, ठीक है ना। जब 12 बजे रात को जब भाषण जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को दिया तो सबसे पहले जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था वो था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके जो कथाकार थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये बहुत ही मतलब बहुत प्रसिद्ध ये बात था, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। ये जो बात था वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये वाक्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। हम ब्रिटेन को नष्ट करके भारत की आजादी नहीं चाहते हैं, ऐसा किसने कहा था? हम ब्रिटेन को नष्ट करके भारत की आजादी नहीं चाहते हैं, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था।
ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए हम लोग नंबर 7 को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने दिया था। और किस समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था। चलिए हम बात को आगे लेकर चलते। मैं एक समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूं, ये किसने कहा था? मैं एक समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूं, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब ये देखते हैं कि कांग्रेस के प्रति लोगों का क्या नजरिया था, है ना। जो गरम दल के थे, है ना, वो कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा क्रिटिकल, है ना, वो थोड़ा सा बहुत कट्टू नजरिया रखते थे। तो कांग्रेस के प्रति लोगों का क्या नजरिया था? चूंकि कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना, वो सर्वे सर्वा थी भारत के। आप ऐसा समझिए कि भारत का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब भारत, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए। तो लोगों का क्या व्यू था, है ना, खासतौर पर गरम दल के नेता जो थे वो कांग्रेस के प्रति क्या व्यू रखते थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ये कांग्रेस के प्रति लोगों का नजरिया है, ठीक है ना। कांग्रेस बुलबुले से खेल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस, ठीक है ना, बुलबुले से खेल रही है। ये कुछ खास ओकेजन पर ये बात कहा गया था, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इन सारी बातों को देखेंगे। अभी तो एकदम पीटी के लिए एकदम खटाखट पीटी तुरंत निकले, पीटी का सवाल तुरंत हल हो, अभी ज्यादा एनालिसिस नहीं। तो कांग्रेस बुलबुले से खेल रही है, से खेल रही है, ऐसा कहा था बिपिन चंद्र पाल ने, ऐसा कहा था बिपिन चंद्र पाल। ये बाल लाल पाल, ये तीन जो थे ना, ये फेमस गरम दल के नेता थे। बाल लाल पाल, है ना, ये आपको ये कहीं नहीं छोड़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां पढ़ेंगे वहां पर ये तीन खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, बहुत फेमस ये वाक्य है, ठीक है ना। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, ठीक है ना, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, देखिए ये भारत में रहते हुए, है ना, या मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी इच्छा है कि, है ना, मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, मैं उसे शांतिपूर्वक, ठीक है ना, मरने में मदद करूं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, थोड़ा सा बहुत बड़ा ये लाइन है, ठीक है ना। केवल इतना भी हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस शांतिपूर्वक मरे और मैं इसमें मदद करूं, तो ये वाक्य को छोटा भी किया जा सकता है। इसको कहने वाले थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, ये बात है ना, लॉर्ड कर्जन की बात है, ये लॉर्ड कर्जन ने, है ना, कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा था, ठीक है ना। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है भारत में रहते हुए, मतलब ये जाहिर सी बात है कि ये कोई इंडियन की ये बात नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग आगे की ओर कुछ और बातों को देखते हैं। कांग्रेस भिक्षुकों का संगठन है ना, ये भिक्षुकों का संगठन किसने कह दिया था? कांग्रेस भिक्षुक जो होते हैं ना, भिक्षुकों का संगठन है। क्योंकि उस समय जो नरमवादी जो नेता थे ना, वो मांगने पर, याचना करने पर, पिटीशन देने पर, है ना, रिक्वेस्ट मोड से वो हर चीज को पाना चाहते थे, जो कि गरम दल के नेताओं के दृष्टिकोण से ये चीज सही नहीं था, ठीक है। तो कांग्रेस भिक्षुकों का संगठन है, ठीक है ना। इसको कहने वाले थे अरविंद घोष, इसको कहने वाले थे अरविंद घोष। देखिए इसके बाद हम कुछ और कांग्रेस के बारे में लोगों का व्यू देखते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है ना, कांग्रेस के लोग, है ना, पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं, ठीक है ना। इसको कहने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो है, ठीक है ना, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के बारे में क्या कहा गया था? कांग्रेस के, है ना, वार्षिक जो सम्मेलन है, ठीक है ना,
आप ऐसे समझिए वो 3 दिन का तमाशा है। बहुत फेमस ये वाक्य, 3 दिन का तमाशा किसने कह दिया था? कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन चलता था, इसलिए लोगों ने उसको 3 दिन का तमाशा कह दिया। अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है ना, अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के, है ना, जो वार्षिक सम्मेलन थे उसको 3 दिन का उन्होंने तमाशा कह दिया। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो इसी चीज से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन, है ना, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन, है ना, अशिक्षित भारतीयों के, आप ऐसे समझिए, अशिक्षित भारतीयों के, ठीक है ना, अशिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है ना, अशिक्षित लोगों का यह वार्षिक, फैचुअस लोगों का वार्षिक सम्मेलन दे दिया गया था, ठीक है ना। कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन अशिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेला है, सम्मेलन का मतलब यह मेला कहा गया, मेला है, ठीक है ना। और ऐसा कहने वाले लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। तो ये तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहा, ठीक है ना। अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो बात होगा वो होगा कि अब हम लोग नेक्स्ट जो बात लेकर चलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा, और वो बात होगा कि पत्रिका देखिए, पत्रिका और किताब से रिलेटेड जरूर और जरूर सवाल आते हैं, खासतौर पर जो कमीशन में तो मैचिंग करने के लिए भी देता है, मिलान करने के लिए देता है, या सिंगल लाइन का वो सवाल भी हो सकता है कि इस पत्रिका के संपादक कौन थे, इस किताब के लेखक कौन थे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का अगला जो होगा पॉइंट होगा डिस्कशन का, वो होगा पत्रिका, ठीक है, न्यूज़पेपर या मैगजीन आप उसको कहिए। चलिए, तो ये न्यूज़पेपर या मैगजीन्स होंगे, और इधर संपादक होंगे, एडिटर्स कहिए, पब्लिशर कहिए, जो कह दीजिए उसको। चलिए देखते हैं कि किन्होंने क्या क्या लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहिष्कृत भारत, ये सब एग्जाम्स में पूछा गया है, फालतू में कुछ भी नहीं। बहिष्कृत भारत के संपादक थे, है ना, अंबेडकर, BR अंबेडकर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलिए, अंबेडकर। इसके बाद हम आते हैं कॉमनवेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, और न्यू इंडिया, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉमनवेल्थ, है ना, और न्यू इंडिया। ये दोनों अखबार या मैगजीन जो भी कह लीजिए, इनके जो एडिटर थे वो एनी बेसेंट, है ना, इनके जो एडिटर थे वो एनी बेसेंट। हम आगे आते हैं, देखिएगा, कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जिन्ना से जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, अल हिलाल द वकील, बहुत इंपॉर्टेंट, अल हिलाल, ठीक है ना, और द वकील, ये दो अलग अलग हैं, द वकील, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कलाम आजाद का ये दो पेपर, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अब्दुल कलाम आजाद का है ये। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं इस चीज को। चलिए, यंग इंडिया अखबार के संपादक कौन थे? बहुत फेमस, ये तो कई बार पूछा गया है, यंग इंडिया है महात्मा गांधी का, यंग इंडिया है महात्मा गांधी का। नेशनल हेराल्ड, इस चीज को लेकर के अभी भी चर्चा का ये नेशनल हेराल्ड बना हुआ है। नेशनल हेराल्ड, है ना, किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये से प्रारंभ किया गया था। चलिए अब हम आगे आते हैं, इंडियन ओपिनियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी का था, ये महात्मा गांधी का था। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है या पत्रिका है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ और देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट, कुछ और देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट, ये किनका था? मोतीलाल नेहरू का था, मोतीलाल नेहरू का था। चलिए, सुधारक देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी, है ना, जो सुधारक जो अखबार था इनके थे गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है ना, ये महाराष्ट्रियन, अगरकर महाराष्ट्रियन लगाते हैं, बंगाली। चलिए अगला देखते हैं, बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये था, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। सार्वजनिक सभा, हमारा अगला है
अखबार या उसको जो भी कहिए, अखबार कहिए, मैगजीन कहिए, उसको जो भी कह लीजिए। चलिए, सार्वजनिक सभा, ठीक है ना, ये था गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का ये था। चलिए, इसके बाद आते लीडर या हिंदुस्तान है। एक लीडर अलग है और हिंदुस्तान अलग है, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय का था, मदन मोहन मालवीय का था। चलिए, राष्ट्र गुफ्तार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है ना, दादा भाई नेहरू का था, दादा भाई ये नेहरू जी का था, ठीक है ना। चलिए, बॉम्बे क्रॉनिकल भी इन्हीं का था, एक और अखबार का नाम है बॉम्बे क्रॉनिकल, और बॉम्बे क्रॉनिकल भी इन्हीं का था, दादा भाई नेहरू जी का था। तो बच्चों, ये रहा हमारा पत्रिका। चलिए, अब हम बुक्स के बारे में आते हैं। ये हमारे पत्रिका है और हमारे ये जो है ना, ये एडिटर है। अब हम आते हैं थोड़ा सा बुक्स के बारे में, थोड़ा सा बुक्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स किसके किसके क्या थे, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो बुक्स को लेकर होगा, बुक्स और ऑथर। अब हम बुक्स और ऑथर की बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे तो किताबों की कमी नहीं है, ठीक है ना। इस दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, पूरे आप ऐसा समझिए कि 1905 से लेकर के, ठीक है ना, और 1947 तक के पीरियड को ना राष्ट्रीय आंदोलन में ना विभक्त किया गया है, ठीक है ना। इसमें 3 फेजेज हैं, ठीक है ना। एक तो 1885 से लेकर, सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं, 1885 से लेकर के 1947 तक का जो पीरियड है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पीरियड है। आप ऐसे समझिए, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पीरियड है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है 1885 से लेकर के 1905। दूसरा जो है वो 1905 से लेकर के 1919, और तीसरा जो है ना 1919 से लेकर के 1947। तो ये 3 भागों में है ना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बांटा गया है। इस दौरान काफी किताबें लिखी गई, लेकिन वो बुक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसी को लेकर चलेंगे। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को देखते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, आप ऐसा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दुर्गेश नंदिनी, इस दौरान जो किताबें लिखी गई, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है ना। चलिए, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी का किताब है। चलिए, गोरा, चतुरंगा, ये 2 किताबें हैं, एक साथ मैंने नोट कर दिया है। ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है। चलिए, गुलामीगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट, गुलामीगिरी, ठीक है ना, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। चलिए, नील दर्पण, इस दौरान जो किताबें लिखी गई मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी नहीं। दीनबंधु मित्रा। चलिए, नवजीवन, और है ना एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना, सत्य से प्रयोग, या इसको अंग्रेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये गांधी जी का समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब था, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत ही मतलब समझिए कि ये अपने समय का चर्चित किताबों में से एक, और ये दोनों के जो लेखक थे वो गांधी थे। कुछ और किताबों को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये तो इंग्लिश में ही आपको पढ़ना होगा ये नाम, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। इसको इस किताब, ये किताब का नाम है, ये कुछ और नहीं है, किताब का नाम है, और इसको लिखने वाले दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ये बहुत फेमस किताब है, आप ऐसे समझिए। चलिए, राइज ऑफ द मराठा पावर, नेक्स्ट हमारा है राइज ऑफ द मराठा पावर, ठीक है ना। इसको लिखने वाले थे महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। चलिए, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये बहुत फेमस किताब है, इंडिया इन ट्रांजिशन,
और इसको लिखने वाले थे एम.एन. रॉय। चलिए, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, हिंदी में भी कर सकते हैं समाजवाद क्यों, और अगर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हम कहेंगे वाई सोशलिज्म। किताब का नाम है वाई सोशलिज्म। इसके जो लेखक थे वो थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। सौजे वतन, सौजे वतन, और एक किताब और फेमस किताब है रंगभूमि, ठीक है ना। इसमें रंगभूमि में तो असहयोग आंदोलन से संबंधित चीजों का वर्णन भी मिलता है, और इसको लिखने वाले थे प्रेमचंद, इसको लिखने वाले थे प्रेमचंद। चलिए, गांधी वर्सेस लेनिन, नेक्स्ट किताब है गांधी वर्सेस लेनिन, इसको लिखने वाले थे डांगे, ठीक है ना, ऐसे डांगे, इसको लिखने वाले थे ऐसे डांगे। चलिए, इंडियन पॉलिटिक्स, कुछ और किताब देख लेते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, इसको लिखने वाले थे W.C. बनर्जी, इसको लिखने वाले थे बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना। चलिए, इंडिया फॉर इंडियंस, आगे चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस, जो इस दौरान जो किताब लिखे गए बहुत इंपॉर्टेंट किताब थे चित्तरंजन दास, ठीक है ना, इसको लिखने वाले थे चित्तरंजन दास। कांग्रेस का इतिहास, बहुत फेमस किताब है यह, कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया, इनको लिखने वाले थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है ना, पट्टाभी सीतारामैया, इस कांग्रेस के इतिहास को इन्होंने लिखा था। चलिए हम लोग कुछ और किताबों को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। इंडिया विंस फ्रीडम, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है ना, और इसको लिखने वाले थे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद लिखने वाले थे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, प्रीवियस पेपर से अगर आप सवाल हल करेंगे, आपको ये सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ये तो हमारा था बुक्स एंड ऑथर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ टाइटल्स को देखेंगे, ठीक है ना, कि किसको क्या क्या कहा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या क्या सरनेम दिया गया। अब हम थोड़ा सा उपनाम देखेंगे, किसको क्या क्या कहा गया। चलिए देखते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब पॉइंट हमारा 4 नंबर पर हम बात करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे सरनेम। आप ऐसे समझिए इसको, हम अगर टॉपिक का नाम दें तो इसको हम समझेंगे सरनेम अथवा निकनेम, आप इसको जो भी कह ले, ठीक है ना। अब हम इस पर बात करने वाले हैं, तो चलिए कुछ सरनेम देखा जाए। चलिए, दीनबंधु, दीनबंधु ये किसको कहा गया, दीनबंधु, C.F. एंड्रयूज। बहुत देखिए, ये C.F. एंड्रयूज जो थे ना, भले अंग्रेज थे लेकिन इन्होंने भारतीयों के पक्ष में काम किया। तो इन्होंने चूंकि अस्पृश्यता मिटाने की कोशिश की, और इसलिए इनको महात्मा गांधी ने, ये जो नाम दिया गया है ना दीनबंधु C.F. एंड्रयूज को, ये महात्मा गांधी द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नाम है, द्वारा, है ना, दिया गया नाम है, आप ऐसे समझे। चलिए, एक है दीनबंधु, आप ऐसे समझिए, और एक है देशबंधु। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेंगे, एक है दीनबंधु और एक है देशबंधु। तो देशबंधु जो है ना, ये चित्तरंजन दास कहलाते हैं, ये चित्तरंजन दास कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं, भारत को किला। अब हम आगे आते हैं, भारत को किला, और ये नाम है किसका, सरोजिनी नायडू का ना, सरोजिनी नायडू का ये भारत को किला नाम है। चलिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो जरूर पढ़ना चाहिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये जो नाम दिया गया है, किसको दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी को दिया गया है, दादा भाई नौरोजी को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सीमांत गांधी देखते हैं, सीमांत गांधी किसको कहा गया भाई, सीमांत गांधी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है ना, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ये लीडर थे, ठीक है ना, जिनको सीमांत गांधी कहा गया है, अब्दुल गफ्फार खां। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए, अब नागालैंड की एक मतलब वीरांगना थी, और उनको नागालैंड का नाम जॉन ऑफ आर्क कहा गया है, नागालैंड का जॉन ऑफ आर्क,
ठीक है ना, जॉन ऑफ आर्क का नाम दिया गया है, और वो थे गॉन्डिल्यू, ठीक है ना। गॉन्डिल्यू जो थी वो एक नागा महिला थी जिन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने जेल में बिताने वाली स्वतंत्रता संग्रामी महिला थी, ठीक है ना। इन्होंने सर्वाधिक समय जेल में बिताया है बाकी महिलाओं के मुकाबले में। तो गॉर्डिनेल्यू जो थी है ना, ये नागालैंड की थी, गॉडी, ठीक है ना, नेल्यू, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे गॉर्डिनेल्यू, ठीक है ना। इनको क्या कहा गया था, इनको जॉन ऑफ आर्क कहा गया। और एक बात इनसे संबंधित और है, ठीक है ना, इनको है ना रानी की उपाधि, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो कि अब हम लोग आगे चलते संस्था, कि इस समय देश में है ना उदारवादी नेता द्वारा कौन कौन से संस्था की स्थापना किया गया। तो संस्था से भी रिलेटेड काफी सवाल आते हैं, काफी सवाल आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संस्था। चलिए संस्था में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसका संस्था और संस्थापक। अभी हम लोग क्या देखने जाएंगे, संस्था और संस्थापक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। चलिए हम लोग आगे चलते, आरएसएस। आरएसएस की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप जानते हैं इसे, और इसके जो संस्थापक थे हेडगवार थे, ठीक है ना, इसके संस्थापक हेडगवार थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगेंस्ट में जो खोला गया, वो क्या खोला गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। चलिए इसकी स्थापना की आगा खान ने। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने कुछ संस्थान को उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है ना, जिसमें था टोल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म, दो बहुत इंपॉर्टेंट, टोल्स्टॉय फार्म और एक है फिनिक्स फार्म, ठीक है ना, और एक है फिनिक्स फार्म। इन दोनों का जो स्थापना किया था है ना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में गए थे तो इन्होंने दो संगठन को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो गांधी जी द्वारा, ठीक है ना, अफ्रीका में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में स्थापित किया गया। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिप्रेस्ड कास्ट इंस्टीट्यूट है ना, डिप्रेस्ड कास्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, डिप्रेस्ड कास्ट इंस्टीट्यूट और समाज समता संघ है ना, इसकी स्थापना करने वाले थे भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा समझिए। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो थे दादा भाई नेरोजी। चलिए स्वराज दल, हम आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल को किसने गठित किया, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। स्वराज दल जो थे वो चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, एवं मोतीलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, एक संस्था का नाम है इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी की स्थापना कौन किया था, मदन मोहन मालवीय। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, ठीक है ना, और इससे काफी अभी जितनी बात हुई है ना, इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं, आप ऐसा समझिए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीएस हो और इनसे रिलेटेड सवाल ना हो। तो आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा वीडियो सेशन था।
अब इनके बारे में डिटेल, ठीक है ना, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट वे में बात को कहा, इनके बारे में डिटेल हम आगे लेकर के आएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में दे। अगर आप नए हैं और पहले से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।